नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है। ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो है बाय क्वालिटी बाय चीप वीडियो सीरीज का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा लिखा है कि द बेस्ट बैंक लिस्टेड इन इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में जो भी बैंक लिस्टेड है ये सबसे बेस्ट है। मैंने क्यों लिखा है इसको मैं बाद में जस्टिफाई कर लूँगा। और ये 70% डिस्काउंट पे भी ट्रेड करे, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई है उसका अभी उससे 70% तक गिर चुका है ये इसका स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एनालाइज करते हैं इस बैंक को। देखिए, स्टॉक का नाम है एएसयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सेक्टर है एसएफई यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो एनबीएफसी से नया नया बैंकिंग का लाइसेंस मिला है। इसका मार्केट कैप है 12,700 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस है 418 का, जो कि 52 हाई से 66% बिलो है। 52 हाई है उसका 1218। इसका भी प्राइस टू अर्निंग है 18.88 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.52। अभी लास्ट 4 ईयर का फाइनेंशियल को हम स्नैपशॉट को देखते हैं, मतलब अभी शॉर्ट में देखते हैं। हाँ, यह देखिए एनआईआई है, मतलब बैंक की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की सबसे बड़ी दो अगर देखेंगे मतलब डेटा, वो है एनआईआई और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एनआईआई इसका FY17 में था 485 करोड़, अभी FY20 में अभी 1900 करोड़ के आसपास हो चुका है, यानी कि 4 गुना हो चुकी है 4 साल में। अभी पैट देखेंगे तो पैट 822 करोड़ था FY17 में अभी, और FY20 में उसका 675 है। ये डाटा थोड़ा मतलब ये सही नहीं, मतलब सही तो है। देखिए, FY17 में एक्चुअली उनका जो पैट था वो लगभग 220-30 के आसपास था, और जो 822 करोड़ है क्यों है, इसका एक एक्सेप्शनल आइटम मतलब गेन था उनको, जो सब्सिडियरी था उनका, मतलब आवास फिनेंशियल या ऐसे वैसे कुछ, उसमें उन्होंने स्टेक बेचा था। और स्टेक बेचने के बाद उनको एक अदर इनकम में एक बड़ा हिस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उनका पैड बहुत बढ़ गया था। लेकिन एक्चुअल पैड था जो मतलब ऑपरेशन से जो पैड था उनका, वो 220 के आसपास थे। तो 220 से अभी 675 यानी कि 3 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। अभी डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसका डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसका जो FY18, 19, 20 का हम मतलब टोटल PNL स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। देखिए, NIA यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, मतलब इनकम जितना इंटरेस्ट जितना यार्न किया है और जितना एक्सपेंस किया है, उसी का डिफरेंस है NII। NII उनका FY18 में था 940 करोड़, अभी 1900 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। अदर इनकम 388 करोड़ था, अभी 706 करोड़, यानी कि 2 गुना के आसपास हो चुकी है। इसकी वजह से टोटल इनकम में भी एक अच्छी बढ़त है। टोटल इनकम 1328 से 2615, यानी कि 2 गुना हो चुकी है 3 सालों में। अब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 753 था, यानी कि FY18 में 753 था, अभी FY20 में 1418 हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे टोटल इनकम जो है वो 2 गुना हो चुकी है और टोटल एक्सपेंस भी 2 गुना हो चुकी है। टोटल एक्सपेंस 2 गुना से भी थोड़ा सा कम है। इसी की वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि FY18 में 575 था, अभी 1197 है, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुकी है। जो प्रोविजनिंग करते हैं वो बैड लोन्स के लिए, NPAs के लिए, वो 132 था FY18 में, अभी 283 हो चुकी है। तो इसी की वजह से उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो FY18 में 443 था, फिर FY19 में 579 हुआ, और अभी FY20 में 914 हो चुकी है। यानी कि एक उनका जो पैट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें एक अच्छी बढ़त है लास्ट 3 साल में। अभी ग्रॉस एनपीए को डाटा को देखते हैं। ग्रॉस एनपीए डाटा सबसे ज़्यादा अहम होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनी की। तो ग्रॉस एनपीए उनका FY18 में 2.01 था, फिर FY19 में उनका 2.04 हुआ, और FY20 में 1.68। ये सबसे अच्छा डाटा है, क्योंकि FY19 से FY20 की डाटा आप अगर देखेंगे तो लगभग सारी बैंक की एनपीए बढ़ चुकी है। सिर्फ ICICI, एक्सिस, इस पे ये तीनों की तो मतलब बात अलग है, इनकी स्टोरी अलग है। तो लेकिन ये तीनों को छोड़ेंगे, यानी कि HDFC देखिए, कोटक देखिए, उनका एनपीए जो FY20 में था, टोटल एनपीए FY20 में वो बड़ा है FY19 से, लेकिन इसका कम है। लेकिन अब इसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं कि बैंक कितना कैपिटली कितना स्ट्रांग है। तो FY18 में उनका कैपिटल मतलब CAR जो था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था 19.31, फिर FY19 में भी 19.31 था, अभी FY20 में वो 21.99 है। वो
और ये 21.11 यानी कि 22% कैपिटल एडिक्वेसी बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि सबसे अच्छा जो नंबर है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, क्योंकि एचडीएफसी, कोटक इन वगैरह वगैरह का लगभग 17-18% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी है, लेकिन इसके पास 22% की कैपिटल एडिक्वेसी है। अभी देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है, मतलब यील्ड एंड एडवांसेस, रिटेल में कितना यील्ड है, होलसेल में कितना यील्ड है, कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने हैं, स्प्रेड्स कितना है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। लास्ट 5 क्वार्टर का हमने लिया है, क्वार्टर 4 FY19, क्वार्टर 1 FY20, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। यहाँ पे सर यहाँ पे क्वार्टर 3 लिखा है गलती से, ये क्वार्टर 4 है। यील्ड जो देखे एडवांसेस, यील्ड एंड एडवांसेस की मतलब ये है कि जो टोटल एडवांस है, यानी कि उसमें कितना परसेंट उनका इंटरेस्ट कमा रहे हैं, यानी कि 100 रुपये अगर उन्होंने एडवांस दिया है, यानी कि लोन दिया है, तो कितने रुपए प्रॉफिट कमा, सॉरी इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो FY19 क्वार्टर 4 में उनका 14.30 था, अभी 14.70 हो चुकी है। रिटेल में उनका जो यील्ड था वो 14.80 से 15.20 हो चुकी है। होलसेल में उनका यील्ड थोड़ा सा कम हुई है, क्योंकि अभी होलसेल में वो ज़्यादा फोकस कर, यानी कि फोकस बढ़ा रही है। अभी भी ज़्यादा फोकस उनका रिटेल में ही है, इसलिए उनका होलसेल में थोड़ा सा एक गिरावट है, लेकिन वो कोई बात नहीं है, एक छोटा सा गिरावट है। कॉस्ट ऑफ फंड्स देखेंगे तो बैंक अभी भी बोरोइंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एनबीएफसी थी, अभी भी एक कंप्लीटली बैंक हुई हो चुकी है, फिर भी उनका बोरोइंग बहुत ही है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी 8.0 था, 7.90 हुआ, 7.80, 7.6, अभी 7.45 है उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स, यानी कि 7.45% पे वो कैपिटल बोरो कर रही है, पैसा बोरो कर रहे हैं। स्प्रेड देखेंगे कि मतलब जो कॉस्ट ऑफ फंड और यील्ड एंड फंड में जो डिफरेंस है वो है स्प्रेड। स्प्रेड उनका 6.30 से 7.25 हो चुके हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 5% से अभी 5.50% है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी डाटा है। अब एनपीए की डेटा को देखते हैं। ये एनपीए डेटा में ये एयू स्मॉल फाइनेंस सबसे अच्छा है बैंकिंग सेक्टर में। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। देखिए ग्रॉस एनपीए क्वार्टर 4 FY19 में उनका था 4,700 करोड़, अभी क्वार्टर 4 FY20 में है 4,500 करोड़, यानी कि नेट एनपीए, सॉरी ग्रॉस एनपीए कम हुई है। वो एब्सोल्यूट डेटा में, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ये रुपीस मिलियन, यानी कि 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इसका अभी 4,700 से 4,500 तक कम हो चुके हैं। नेट एनपीए का जो डाटा है वो 2,900 करोड़ से 2,001 मतलब 2,100 करोड़ हो चुकी है। अब परसेंटेज की टर्म में बात करेंगे तो ये 2.04% था, और 2.04 से 1.68% हो चुकी है। सॉरी, अब नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए था 1.29%, अभी 1% से भी नीचे है नेट एनपीए। स्लिपेज रेशियो क्या होता है? स्लिपेज का मतलब ये होता है कि एक क्वार्टर में कितना नए एनपीए हुई है, उनका एक एनालाइज करके रेशियो निकाला जाता है, जो कि बोला जाता है कि स्लिपेज रेशियो। स्लिपेज रेशियो का मीनिंग है कि उसी क्वार्टर में कितने परसेंट का एनपीए क्रिएट हुआ है। तो क्वार्टर 4 FY19 में उनका 2.64% स्लिपेज रेशियो था, जो कि धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होकर अभी 1.07% स्लिपेज रेशियो, यानी कि 1.07 स्लिपेज रेशियो बहुत ही बेहतर है। आपको पता नहीं 1.07 स्लिपेज रेशियो किसी भी बैंक का भी नहीं है, मतलब लगभग सभी बैंक का 2% से भी ज़्यादा है स्लिपेज रेशियो, लेकिन इनका 1% के लगभग है। अब कवरेज रेशियो क्या होता है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, यानी कि उनका जो ग्रॉस एनपीए है उतने ग्रॉस एनपीए का कितने परसेंट वो प्रोविजनिंग कर चुके हैं। तो प्रोविजनिंग कवरेज था वो 37.4% का, अभी 52.5% हो चुकी है। ग्रॉस एनपीए रिटेल में उनका 2.20 था, अभी 1.70 है, यानी कि रिटेल में उनका एनपीए कम हो चुकी है, क्योंकि वो रिटेल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए उनका रिटेल में भी कम हो चुकी है एनपीए। अभी होलसेल में उनका एनपीए देखते हैं। होलसेल में उनका एनपीए थोड़ा बढ़ी है, क्योंकि होलसेल में जैसे वैसे भी एनपीए बढ़ता है। होलसेल में 1.80 एनपीए एक बहुत ही अच्छी डेटा है, क्योंकि आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये वगैरह मतलब देखेंगे बैंक की, एसबीआई का भी देखेंगे, तो उनका जो एनपीए है होलसेल साइड में वो लगभग 8% से भी ज़्यादा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.80% की है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट की तरफ, यानी कि कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि टोटल इक्विटी, टोटल डिपॉजिट, कैसा, बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज क्या क्या है।
तो FI15 में उनका जो टोटल इक्विटी था यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो था 7,665 करोड़, लेकिन FI15 में जो था 7,600 करोड़ के आसपास अभी 4,300 यानी कि 6 गुना हो चुका है इन 6-7 सालों में उनका जो टोटल इक्विटी है। टोटल इक्विटी का मतलब है कि टोटल जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका कितना वेल्थ है उस कंपनी में। टोटल डिपॉजिट की हम अगर बात करेंगे, FI18 से ये डिपॉजिट रिसीव करना शुरू किया, माने कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस है उनको मिला था। उसी के बाद वो डिपॉजिट जो अच्छी बढ़े, क्योंकि 3 साल में तीन गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है, 79 समथिंग से 261 हो चुकी है, जो कि 3 गुने से भी ज़्यादा है। कासा जो डिपॉजिट है, कासा डिपॉजिट भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन कासा डिपॉजिट उतना ग्रोथ नहीं है जितना टोटल डिपॉजिट में हो। वो 21 समथिंग से वो 37,000 समथिंग है। अभी टोटल बोरोइंग की बात करते हैं, टोटल बोरोइंग था 31,000 समथिंग से अभी FI20 में वो 103,353 यानी कि बोरोइंग अभी भी वो बढ़ा रहे। देखिए यहाँ पे 76,000 के आसपास था, 76 से 86,000, 86,000 से अभी 103 यानी कि बोरोइंग अभी भी वो बढ़ा रहे, क्योंकि वो एसेट को बहुत ही स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ टोटल जो उनका एसेट है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी तो सेम ही होती है। टोटल एसेट जो है वो 39 यानी कि 39,000 के आसपास था, अभी 4 लाख करोड़ के आसपास है। ये लेकिन सॉरी ये मिलियन में है, तो इसका डाटा अलग ही, मिलियन यानी कि ये होगा 3,979 करोड़ जो था, अभी वो 42,143 करोड़ के आसपास है। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों मैंने इसको इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक बोला। इंडियन मार्केट में जो भी लिस्टेड बैंक है सबसे ज़्यादा इसको मैं क्यों अच्छा मानता हूँ। देखिए स्लीपेज रेशियो का मतलब ये होता है कि उसी क्वार्टर में कितना जो NPA क्रिएट हुआ है वो परसेंटेज टर्म में कितना है। तो क्वार्टर फोर की सब बैंक की डेटा तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने क्वार्टर 3 की डेटा को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। क्वार्टर 3 में HDFC बैंक का जो स्लीपेज रेशियो था वो 2.4% था, कोटक बैंक का 1.98% था, ICICI बैंक का 2.79% था, SBI का 3.7% था, एक्सिस बैंक का 4.64% था, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिर्फ और सिर्फ 1.8% का उनका स्लीपेज रेशियो था क्वार्टर 3 में। लेकिन क्वार्टर 4 में अभी 1.07 के आसपास हो चुके, 1.07 या 08 के आसपास हो चुके। इसीलिए मैं इस बैंक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि 1.8% का जो स्लिपेज रेशियो होता है वो बहुत ही अच्छी डाटा होती है। इसी तरह ये अगर 2-3 क्वार्टर चला लेंगे तो उनका जो ग्रॉस NPA वो 1.5% के आसपास चला आएगा, जो कि HDFC बैंक से भी बेहतर हो सकती है। तो इसी तब यहाँ पे हम ये कंक्लूजन पे मतलब पहुंच चुके हैं कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 70% तक गिर चुका है अपनी 52 के हाइक से। तो अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल